डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो लेक्चर में विद्या जी के पॉइंट आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता है। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं और चलनी भी चाहिए। आपके अंदर अगर जज्बा है, सफलता पाने का जुनून है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 22 जनवरी 2025 के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको लेकर मैं आया हूँ। आइए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर करिएगा जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं। बेल वाले आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे रिवीजन के साथ, तेज़ी के साथ रिवीजन करेंगे। बांग्लादेश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने के लिए संविधान संशोधन आयोग का गठन किया है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत के संविधान संशोधन 42वें नंबर के द्वारा किया गया था 1976 के अंदर। भारत में लॉन्च हुआ एप्पल स्टोर ऐप। एप्पल कंपनी ने अपना स्टोर ऐप लॉन्च किया है। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों चेजर, जिसका नाम है SDX-01 भी, और टारगेट SDX-02, ये दोनों उपग्रह को आपस में मिला दिया है और डॉकिंग टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल कर ली है। और इसके साथ ये टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के पास ये टेक्नोलॉजी थी। वरिष्ठ पत्रकार कवि प्रदीप सरदाना को मिला आकाशवाणी सम्मान। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा अभी ट्रंप जी 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं अमेरिका के। उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग करते हैं। आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 194 मेंबर हैं इसके, और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस इथियोपिया के हैं ये। देखिए, भारत में पोलियो के उन्मूलन में, टीबी के उन्मूलन में, कुष्ठ रोग के उन्मूलन में WHO मदद करता है और अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है जो इसमें अपना फंड देता है, तो ये काफ़ी इस पर प्रभाव पड़ेगा। और 7 अप्रैल को क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोग हर एक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और WHO हर एक वर्ष विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट भी जारी करता है। ट्रम्प ने और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका नाम अब अमेरिकी खाड़ी कर दूंगा। पेरिस समझौता से भी अलग होने की इन्होंने घोषणा की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। पनामा नहर को वापस लेने का इन्होंने ठान लिया है और वहाँ पर जो तीसरा जेंडर होता है, जिसे हम लोग यहाँ किन्नर कहते हैं, थर्ड जेंडर जो है, उसको समाप्त करने का फैसला किया है। यानी अमेरिका में अब 2 ही लिंग होंगे, तीसरे जेंडर को वहाँ पर मान्यता नहीं मिलेगी। पुरुष और स्त्री 2 ही वहाँ पर जेंडर होंगे। और जो ड्रग तस्कर हैं उनको आतंकवादी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की भी इन्होंने घोषणा की है। और जो दक्षिणी सीमा है, जहाँ पर इसकी सीमा मैक्सिको से मिलती है, वहाँ पर इन्होंने आपातकाल की घोषणा की है, राष्ट्रीय आपातकाल की, ताकि जो घुसपैठ होती है अमेरिका के अंदर अवैध तरीके से, उसको रोका जा सके। डोनाल्ड ट्रंप एक लेखक भी हैं, काफ़ी इनकी पुस्तकें चर्चित भी रहती हैं। उसमें से एक पुस्तक काफ़ी चर्चित है। उस पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ द डील। तो इसका नाम याद रखिएगा आप। पेरिस समझौता को देख लेते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है, तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ये 2015 में ये समझौता हुआ था और जो COP21 हुआ था उसके अंदर यह समझौता हुआ था। इस समझौता का लक्ष्य है कि जो विश्व का तापमान है, जब औद्योगिक क्रांति विश्व में नहीं हुई थी, उससे पहले जो पृथ्वी का तापमान था उससे
तापमान में, जो वैश्विक तापमान है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की वृद्धि न होने दिया जाए, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का प्रयास है और सीमित करने का प्रयास है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके, ये इंक्रीज को रोकना है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प भी मीथेन गैस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन न्यूट्रल दुनिया बनाने का लक्ष्य है इस समझौता का, कि ताकि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जा सके, जैसे सौर एनर्जी है, पवन एनर्जी है, इसको बढ़ावा दिया जा सके। विकासशील देशों को वित्तीय फिनेंशियल हेल्प मिलना चाहिए और जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए, ऐसा ये समझौता में किया हुआ था। भारत 2016 में पेरिस समझौते में शामिल हुआ था। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत 2030 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक वर्ड आता है NDCS, ये एग्ज़ाम में पूछता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ये पेरिस समझौता से रिलेटेड है, जिसमें हर एक देश जो है ना अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं जलवायु को लेकर। ठीक है, तो भारत ने भी अपने 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके अंदर है कि गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% ऊर्जा प्राप्त करना। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जितनी ऊर्जा उत्पादन भारत में हो रहा है उसमें 50% उत्पादन जो हो वो रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 2005 में जो स्तर था उससे 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सिंक विकसित किया जाए, मतलब जो वन लगाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, ताकि जो कार्बन का अवशोषण हो सके। जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान और वे भोजन बनाते हैं, तो वे जो होते हैं वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं पेड़ पौधे। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, इसीलिए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संस्थापक देशों में शामिल है। फ्रांस के साथ मिलकर इसने इस संस्था की स्थापना की है। ठीक है। किशनगंगा और रतले पनबिजली संयंत्र को लेकर भारत का किस देश के साथ विवाद है? तो यह विवाद है पाकिस्तान के साथ। जो किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजना है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जहाँ तक किशनगंगा की बात करेंगे तो ये किशनगंगा नदी पे है, जो झेलम नदी की सहायक नदी है। इसी किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। ठीक है। रतले पनबिजली परियोजना ये चेनाब नदी पे बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। लेकिन जो किशनगंगा परियोजना है ये पूरी हो चुकी है ये परियोजना। ठीक है। सिंधु नदी समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में। तो सिंधु नदी के समझौते के तहत उसमें कौन देश कितना जल का उपयोग करेगा। सिंधु नदी पूरा जो सिस्टम है उसमें 6 नदियाँ हैं। सिंधु है, चेनाब है, झेलम है, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियाँ जो हैं वो इंडस जो नदी सिस्टम है उसका निर्माण करते हैं। तो इसके लिए जल का बंटवारा के लिए समझौता हुआ था 1960 में। और ये जो यहाँ पर जो ये परियोजना है इसको बना रहा है कौन? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ये सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब सिंधु नदी समझौता जो हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके में पूछते रहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट समझौता है। तो क्योंकि अभी चर्चा में है, डिस्कशन में है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स को। तो इस पर जो हस्ताक्षर किया हुआ था वो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किया था। विश्व बैंक की मदद से यह संधि हुई थी। मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन का काम किया था विश्व बैंक ने। और यह जो समझौता है सिंधु नदी समझौता, ये 1 अप्रैल 1961 को लागू हुआ था। ठीक है। इस समझौता के तहत जो पश्चिमी नदियां हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, ये वेस्टर्न नदियां कहलाती हैं सिंधु नदी सिस्टम की। तो इसके जो 80% जल है उसका प्रयोग पाकिस्तान कर सकता है।
ठीक है। और भारत को जो है वो 20% जल का उपयोग करने का अधिकार है, जिसमें वह पनबिजली संयंत्र स्थापित कर सकता है, सिंचाई की सुविधा के लिए डैम बना सकता है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि भारत नदी के प्रवाह को नहीं रोक सकता, ठीक है। और जो पूर्वी नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इसके 100% जल का उपयोग भारत कर सकता है इस समझौता के तहत। इसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट बांध हैं जो वहाँ पे हैं, एक है बगलीहार बांध जो चेनाब नदी पर ही है और इसकी क्षमता है 900 मेगावाट, ठीक है। और उसके बाद है पकल डूल, ये भी परियोजना है, ये सबसे बड़ी परियोजना है, याद रखिएगा। जितनी भी परियोजना अभी हम लोग देख रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ी परियोजना यही है पकल डूल, जो मारुसुदर नदी पे है। और मारुसुदर नदी चिनाब की सहायक नदी है, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पकल डूल सबसे बड़ी परियोजना है, उसके बाद है बगलीहार परियोजना, और उसके बाद जो है रतले परियोजना है, और सबसे छोटी परियोजना है किशनगंगा परियोजना, ठीक है। बगलीहार भी कंप्लीट है, किशनगंगा भी कंप्लीट हो चुका है, और ये जो पकल डूल है जो सबसे बड़ी परियोजना है, 1000 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, ये भी निर्माणाधीन है, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी अमेरिका के राष्ट्रपति तो आपको पता है, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेडी विंस यहाँ के उपराष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। आपको पता है कि किनको हरा के राष्ट्रपति बने? तो कमला हैरिस को हरा कर वे राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और जॉन रॉबर्ट्स जो हैं, इन्होंने ट्रंप को इसकी शपथ दिलाई राष्ट्रपति पद की। जॉन रॉबर्ट्स वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अमेरिका के। ऑनलाइन डेटाबेस नंबियो के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो इस डेटाबेस के अनुसार, इसके जो सर्वेक्षण उसके अनुसार, जो भारत का मंगलुरु शहर है जो कर्नाटक के अंदर पड़ता है, ये सबसे सुरक्षित शहर है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम का रेट काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद सबसे सुरक्षित शहर है वडोदरा, अहमदाबाद उसके बाद तीसरे नंबर पे है, और सूरत चौथे स्थान पर है। सब क्रम से हैं, ठीक है। जो मंगलुरु है पहले पे है, तो याद रखिएगा। और जो दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर माना गया है वो सऊदी, जो संयुक्त अरब अमीरात की का जो शहर है आबू धाबी, जो वहाँ की राजधानी भी है, वो सबसे सुरक्षित शहर है। ये 2017 से आबू धाबी ही सबसे सुरक्षित शहर के रूप में इस रिपोर्ट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वहीं के जो संयुक्त अरब अमीरात के जो 4 शहर है ना, वे टॉप 4 स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे दुबई है, तीसरे स्थान पे शारजा है, और चौथे पर है एक और कोई शहर है जिसका अभी हम स्लाइड्स में देखते हैं कि कौन सा है। देखिए, रस अल खैमा, इसका नाम नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये 4 शहर जो हैं, ये पहले पे आबू धाबी, दूसरे पे दुबई, तीसरे पे शारजा, तीसरे पे रस अल खैमा, ये पता होना चाहिए आपको। बस शुरू का 2-3 याद रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, और भारत का भी याद रहना चाहिए, ठीक है। IAMAI और कंतार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 के दौरान इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितने करोड़ के पार हो सकती है? तो ऐसी उम्मीद है कि यह 90 करोड़ पार कर जाएगी। अभी 88 करोड़ के आसपास भारत में इंटरनेट यूजर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि शहरों के तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट यूजर्स भारत में ज़्यादा हैं। 50% जो इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में, जो करीब करीब 88 करोड़ का 48 करोड़ आता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रलय क्या है? लड़ाकू विमान है, मिसाइल है, पनडुब्बी है, युद्धपोत है। तो प्रलय एक मिसाइल है, ये छोटी दूरी का मिसाइल है, ठीक है। सतह से सतह पे मार करेगा। 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और इसका प्रदर्शन अभी जो गणतंत्र दिवस हमारे देश का आ रहा है उसमें इसका प्रदर्शन किया जाएगा। मारुति ब्रीजा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मारुति ब्रीजा ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
देश का पहला राष्ट्रीय खाद्य तेल खपत सर्वे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है। ये कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इस सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि भारत में तेल की जो खपत है उसका क्या पैटर्न है। आपको पता है कि भारत जो है ना वो खाद्य तेल आयात भी करना पड़ता है, यानी हमारे यहाँ जो तिलहन का उत्पादन है वो पर्याप्त नहीं है। खाद्य तेल आयात करता है हमारा देश। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो मूडीज ने 7% रहने का अनुमान लगाया। इससे पहले आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर अगर देखे होंगे तो मैंने बताया था कि 6.4 का अनुमान लगाया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। 6.7 का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने और 6.5 का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में शुरू हुआ है? तो ये जो ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पाकिस्तान के अंदर है। चीन ने इसको बनाया है। देखो, पाकिस्तान को अपना हवाई अड्डा भी सबसे बड़ा बनाने के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक जो गलियारा बन रहा है उसी के तहत ये जो है ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगा। इसके अलावा वहाँ पर बंदरगाह भी बना रहा है चीन। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये पाकिस्तान के अंदर है। तो ग्वादर वर्ड याद होना चाहिए। ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत में है वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। भारत को वार्षिक एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में कौन सा स्थान मिला है? तो जो ट्रस्ट बैरोमीटर है इस मामले में भारत का तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है। पिछले बार भारत दूसरे स्थान पे था लेकिन इंडोनेशिया ने इसको पछाड़ दिया है। कौन सा देश क्रिकेट विश्व कप खेलने वाला पहला पश्चिम अफ्रीकी देश बन गया? इसके ऑप्शंस छूट गए हैं दोस्तों, मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो नाइजीरिया है वो पश्चिम अफ्रीकी देश पहला बन गया है जो वर्ल्ड कप क्रिकेट में भाग लिया है। और उसकी महिला टीम जो अभी अंडर 19 2020 महिला चल रही है, महिलाओं का क्रिकेट विश्व कप मलेशिया में, वहाँ पर नाइजीरिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में खेल खिलाड़ी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति अमेरिका का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये आज का सवाल है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको हमने बताए, काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों तक। और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, और जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया भी होगा, प्लीज़ लाइक करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करोगे। आपको 4 काम करने हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करना है, बेल वाले आइकन को प्रेस करना है, उसके बाद वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।